देखिए, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को रणनीतियाँ अपनी जो हैं वो कहीं न कहीं बदलनी पड़ेंगी। जिन रणनीतियों के तहत इस वक्त काम करा जा रहा है तमाम राज्यों में, वो रणनीतियाँ आप देखिए कहीं से कहीं तक भी कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही हैं। वक्फ़ का मुद्दा उठा तो कहीं न कहीं आप देखें जब किरेन रिजिजू पूरा बिल पेश करते नज़र आए तो अखिलेश यादव कहीं न कहीं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस हिसाब से ज़ाहिर बात है कि अगर आपके अंदर तालमेल का अभाव होगा, एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अगर वो नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है कि आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तमाम जो आपके विधायक है वो किसी और को वोट कर सकते हैं। और देखिए ऐसे चुनावों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, उस समय भी क्रॉस वोटिंग का मुद्दा काफ़ी उछला था। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर आपस का तालमेल ऐसा ही बना रहे उत्तर प्रदेश में, आप चालें देखिए वहाँ पर भी ऐसे कुछ नज़र आता है कि केशव अलग दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा योगी जी अलग दिखाई पड़ते हैं। और ये तालमेल अगर गड़बड़ रहेगा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। विधानसभा की सीटों पर जब कुछ सीटों पर उपचुनाव हुआ तो देखा यह गया कि भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर नुकसान हुआ और कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। अब ऐसे में 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव होना है और देखना यही होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आम चुनावों में नुकसान हुआ, उपचुनावों में नुकसान हुआ, क्या अब ये राज्यसभा की 12 सीटों पर भी नुकसान होता नजर आएगा? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में मौजूद है, अपने तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 10 सीटों पर जो मुकाबला होगा वो काफ़ी कड़ा होने वाला है और ऐसे में टक्कर देखने को मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। सिराज से जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खासकर की हार का सामना करना पड़ा, क्या ऐसे में अब ये जो 12 सीटों पर, राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी या ये सीटें भी उनके खाते से निकल जाएंगी? जी देखिए, अगर बात करें हम 12 सीटों की तो इसमें से जो 7 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पहले हिस्से में थी, यानी कब्जे में थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है और कई सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में जो 12 सीटें हैं, यहाँ पर 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कड़े मुकाबले जो है देखे जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, महाराष्ट्र में 2 सीटें हैं, इसके साथ ही बिहार में 2 सीटें, असम में 2, त्रिपुरा में 1, हरियाणा में 1 और राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, उड़ीसा में 1 और तेलंगाना में 1 सीट खाली है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर राज्यसभा के चुनाव होने, और इसमें से राजस्थान या फिर हम बात करें बिहार, महाराष्ट्र की, ये वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व था, यानी दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं कब्जा था। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं लोकसभा चुनाव के बाद से, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस भी देखिए मजबूती के साथ इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 99 सीटों पर जीत हासिल करती है, कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी अब जो है उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम है और मुझे लगता है कि 10 सीटों पर जो कड़े मुकाबले हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना दबदबा दिखा पाएगी। और जाहिर सी बात है अगर ऐसा होता है तो फिर जो केंद्र सरकार की मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी कई बिल ऐसे लाने हैं जिसको पास कराना सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और 2019 के कार्यकाल की बजाय आप देखेंगे कि 2024 में वैसे ही विपक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। तो मुझे लगता है अगर इन 10 सीटों में से कांग्रेस के खाते में, विपक्ष के खाते में जाती हैं कुछ सीटें, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि लगातार जब बजट पेश हुआ तो बजट पर विपक्ष ने हमला बोला, वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष घेरता हुआ नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार को बात की जाए तो वक्फ बोर्ड को लेकर भी घेर रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो अब उठते हुए नज़र आ रहे हैं और विपक्ष जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर एक मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब उन मुद्दों से बचती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी आने वाले चुनावों में, या फिर भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों के चलते हार का सामना करती हुई नजर आएगी? आश्रुति से जानेंगे। आश्रुति, क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट का मुद्दा उठा, कांवड़ियों को लेकर जो मुद्दा चला वो काफी दिन तक चला और विपक्ष ने जमकर हमला बोला केंद्र सरकार पर, यूपी सरकार पर। वहीं अब बजट को लेकर जब बजट पेश हुआ तो बजट को लेकर भी हमला बोला गया, अभी तक बोला जा रहा है।
वित्त विधेयक को लेकर बोला जा रहा है, वक्फ वोट को लेकर बोला जा रहा है, तो तमाम ऐसे मुद्दे अब बार बार उठ रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सीधा केंद्र सरकार पर हमला साध रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार अपने आप को किस तरीके से बचाती हुई नजर आएगी और आने वाले समय में क्या केंद्र सरकार जीत दर्ज करती हुई नजर आ भी पाएगी या फिर नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को रणनीतियां अपनी जो हैं वो कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेंगी। जिन रणनीतियों के तहत इस वक्त काम करा जा रहा है तमाम राज्य में, वो रणनीतियां आप देखिए कहीं से कहीं तक भी कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही हैं। वक्फ का मुद्दा उठा तो कहीं ना कहीं आप देखें जब किरण रिजिजू पूरा बिल पेश करते नजर आए तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस हिसाब से तमाम बड़े बयान वो देते नजर आ रहे थे, जिस हिसाब से एकदम से वो हमलावर हुए, ओम बिरला के अधिकारों पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते नजर आए, अमित शाह कहीं ना कहीं उन पर आग बबूला हुए। ये आप देखिए केवल एक घटना है, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस हिसाब से इस वक्त विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके लगातार उनकी रणनीतियों पर सवाल उठा रहा है। आप देखिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव शालिनी, और विधानसभा चुनाव के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीतियां सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि इस बार देश में एनडीए की सरकार भी जो कहीं ना कहीं बनी है, आप देखिए कहीं ना कहीं गुटों में बंटकर सरकार बनी है। जेडीयू का सबसे बड़ी भूमिका रही, टीडीपी की बड़ी भूमिका रही, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। तो आप देखिए कहीं ना कहीं एक तरह से सीधे तौर पर कहें तो एक ये बड़ा दबाव है जो इस समय बीजेपी कहीं ना कहीं महसूस कर सकती है। और बेशक हम जिस हिसाब से तमाम खबरें अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की समय स्थिति देश में लगातार गिर रही है। जनता का भरोसा कहीं ना कहीं उठता जा रहा है बीजेपी से, और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर इस वक्त संसद में जिस हिसाब से खिलाफत का मोर्चा विपक्ष साध रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीतियों को पूर्ण तरह से बदलना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीतियों पर काम करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, विपक्ष भी लगातार यही हमला बोल रहा है कि धर्म की राजनीति ना करें, इससे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उत्तर प्रदेश में कावड़ को लेकर मुद्दा उठ जाता है, यहाँ पर नेम प्लेट को लेकर मुद्दा उठ जाता है, तो एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो घिरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी ऐसी है कि जब उत्तर प्रदेश में आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद पार्टी में ही अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो गई। अंतर्कलह इस हद तक बढ़ गई कि अब ये जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच गया। केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। अब ये मामला जिस तरीके से हाई कोर्ट में पहुंचा है कि केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह आखिरकार इन राज्यसभा चुनावों में उन्हें कितना नुकसान पहुंचाती नजर आएगी। अमन सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव होने हैं 12 सीटों पर 9 राज्य की, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो अंतर्कलह की स्थिति है ये भारतीय जनता पार्टी को इन 12 सीटों पर भी हार का सामना करा सकती है? देखिए, जाहिर बात है कि अगर आपके अंदर तालमेल का अभाव होगा, एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अगर वो नहीं होगा, तो जाहिर बात है कि आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तमाम जो आपके विधायक है वो किसी और को वोट कर सकते हैं। और देखिए ऐसे चुनावों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, उस समय भी क्रॉस वोटिंग का मुद्दा काफ़ी उछला था। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर आपस का तालमेल ऐसा ही बना रहे, उत्तर प्रदेश में आप शालिनी देखिए वहाँ पर भी ऐसे कुछ नज़र आता है कि केशव अलग दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा योगी जी अलग दिखाई पड़ते हैं। और ये तालमेल अगर गड़बड़ रहेगा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। और जाहिर बात है कि राज्यसभा में बीजेपी की सीटें कम हैं, अगर उसको बढ़ाना है तो बीजेपी को बेहतर तालमेल करना पड़ेगा। बिल्कुल, बीजेपी को बेहतर तालमेल करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा चुनावों में देखा ये गया था कि अखिलेश यादव के कई ऐसे विधायक थे जो उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए थे। क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्कलह की स्थिति है वो अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ सकती है? आखिरी सवाल रहेगा मनीष से। मनीष, क्या लगता है, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के उन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि अंतर्कलह की स्थिति है और विधायक भी अगर चाहें तो वो क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नजर आ सकते हैं? तो क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो किस तरीके से बढ़ती नजर आ सकती है? मनीष जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद ही कहा था कि जो भी बागी विधायक हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा के
उपचुनाव में, और यहाँ पर मंचों पर भी देखे गए वो लोग। और ऐसे में अखिलेश यादव ये सीधा ऐलान करते हुए नजर आए थे कि कार्रवाई तो निश्चित होगी, और अब 7 बागी विधायकों के नाम ऐसे में आ रहे थे। अब देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह मची हुई है, उस कलह के चलते कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर तो खतरा है ही, लेकिन देखा जाए तो आने वाला भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। और अब वाकई यहाँ पर अगर अंदरूनी कलह बढ़ जाती है तो आने वाले समय में बेशक यहाँ पर शालिनी आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। और जिस तरह से अखिलेश यादव सूबे में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, तो अखिलेश यादव निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव बाजी मार सकते हैं, और अगर अखिलेश यादव विधानसभा के उपचुनाव में बाजी मार लेते हैं तो बेशक विधानसभा चुनाव 2027 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर सत्ता से हाथ धो बैठ सकती है, और अखिलेश यादव दोबारा से वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, अब देखना वही होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाती है, क्योंकि आम चुनावों में तो नुकसान हुआ ही है। जहां पर भी उपचुनाव हुए हैं वहां पर भी नुकसान झेलना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में अब जो ये 12 सीटों पर, राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत दर्ज करती हुई नजर आती है वही देखना होगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।